कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? सभी देखना कौन है। हेलो, कौन? अच्छा। कौन है? रोहन है। क्यों? अरे, चाह रहा है आज नाश्ते के लिए बुलाया है। प्लीज। क्या यार। ओ हाय रोहन। है भाभी। आजा। वैसे तेरे पापा ना राम राम भी कहा करते थे। लेकिन आपने भी तो हाय बोला। ओके, आ बैठ। भैया कहाँ है? वो अंदर है। अब तू बैठ तो। विवेक। क्यों बुलाया इसको? आज जा रहा था ना तो जाने देती। विवेक, तुम्हारा ये भाई है। बुआ का लड़का है। ओके, प्लीज समझो। अपने फादर की लास्ट राइट्स पूरे करके वापस जा रहा है। मेरा इंटेंशन सिर्फ कुछ बातों को क्लियर करने का है। पता नहीं दोबारा मिलना हो या ना हो। प्लीज बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज आ जाओ। और सब कैसा चल रहा है? ठीक ही है। रुक जाता कुछ दिन और। अरे नहीं, मम्मा वहाँ अकेले हैं और फिर जॉब वगैरह भी है तो जॉब ठीक चल रही है? हाँ, स्विच करने की सोच रहा हूँ अब। अच्छा अच्छा। अभी तो तू किसी एमएनसी में है ना? और है ना। हाय भैया। बैठ बैठ। और जा रहा है आज? डॉक्यूमेंट दे दियो, शमशान घाट की रसीद वगैरह। डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दूंगा। घर पर कहाँ रखे हैं बता देना, मैं ही निकाल लाऊंगी। एक्स्ट्रा सेट ऑफ कीज हैं हमारे यहाँ पर। कीज आपको पापा ने दी थी? एक सेट रखा था हमारे घर पर भी, कभी इमरजेंसी के लिए। पराठे खाएगा ना? हाँ, लेकिन थोड़ा हल्का ही रखना है, ट्रेवल करना है। साथ के लिए रख देना ना। अरे नहीं भाभी नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। बस यहीं खाकर निकल जाऊंगा। कोई नहीं, ले जाना साथ। कहाँ रास्ते में बाहर का खाएगा। Babes, रोहन इज गोइंग टू स्विच हिज जॉब। सही है। कई बात हुई है? नहीं, अभी फिलहाल सोचा ही है। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर, और पहले था बीच में किसी प्रोजेक्ट के लिए यूएस भेज रहे थे, बट अब उस प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं है। और फिर आगे का क्या सीन है? करियर का पूछ रहे हो? हाँ मतलब वो भी। एक फिनटेक स्टार्टअप में बात हुई है तो शायद वो ज्वाइन करूँ। स्टार्टअप? कहीं बात चल रही है? हाँ, वो नहीं इंस्टा लोन वाला, हम्म। उनके यहाँ बात हुई है। ना बढ़िया टाइम है वो स्टार्टअप के लिए। तेरे फादर ने तो कितने साल पहले स्टार्टअप किया था। फिर तो तुझे बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा शायद। क्या करे अब। और तेरी मदर? आपकी बुआ जी, हाँ। वो मैनेज कर लेती हैं अकेले। वैसे भी इतना बड़ा मुझे सिंगल हैंडेडली उन्होंने ही किया है। अब शुरू मत कर। मैं कहाँ कर रहा हूँ? ना कर, यही सही भी है। सही तो नहीं है, बातें अंदर ही रह जाती। इनफैक्ट रह ही गई। क्या रहेंगे? आपको सीरियसली नहीं पता? क्यों कवर कर रहे हो आप उनको? मैं किसी को कवर नहीं कर रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि हम दोनों सेम बंदे को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ओके,
तो फिर बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जब उन्होंने अचानक से मुझे छोड़ दिया था तब कहाँ था आपका पॉइंट ऑफ व्यू? लास्ट टाइम ऑफिस के लिए निकले थे और शाम को मम्मा आई थी छोटे मामा के साथ मुझे लेने के लिए। अपनी मदर से पूछा तूने ये सब? उन्होंने ना मुझे संभाला था जब अचानक से पापा ने मुझे छोड़ दिया था। बच्चे ना मिट्टी के माधव होते हैं, तो जैसा थपथपाओगे वैसे बन जाते हैं। तो तू वही बोल रहा है जो तुझे तेरी मदर ने बताया है। तू तो अपने फादर के साथ रहता था ना, छोड़ा तो तेरी मदर ने था तुम दोनों को। अच्छा, क्यों नहीं? तू बता दे। पता नहीं तुझे याद है कि नहीं, या तुझे क्या बताया गया है, पर तेरी कस्टडी का केस और लड़ने के पैसे नहीं थे सर के पास। हर डेट का खर्चा होता था, ऊपर से काम का लॉस। ये सब तुझे पता था उस टाइम या आज पता है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि दोनों के कलेशों में हारा तो मैं ही। अपनी मदर से पूछना था ना कि क्यों छोड़ा उन्होंने तेरे फादर को। नहीं, अरे जब नहीं थी बस की तो धंधा चालू क्यों किया? जॉब भी सही थी ना। किसने बोला था औकात के बाहर सपने देखो? बस की थी उनकी, जस्ट लक ने साथ नहीं दिया। और अगर थोड़ा सा पैसेंस तेरी मदर ने दिखाया होता ये ना। सही है, पहले सब बर्बाद कर दो फिर लक को रो लो। भाई लॉस में सब बेचना पड़ा था उनको, वो भी तब जब पहले अपने डिवोर्स का केस और फिर तेरी कस्टडी का केस लड़ रहे थे। तुझे पता है वापस उन्हें उसी ऑफिस में काम के लिए जाना पड़ा जहाँ से बड़ी शान से क्विट करके निकले थे अपना बिजनेस करने के लिए, और वो भी कम सैलरी पर, उनके अंडर में जो कभी उनके टाइम पे फ्रेशर थे। हाँ तो किसने बोला था अपना खुद का कुछ शुरू करो? जिन्होंने उनसे लव मैरिज की थी और जिन्हें रिजल्ट दिए थे वो भी विदाउट एफर्ट्स, और जिनमें पैसेंस की कमी थी। भाई जो हिम्मत सर ने दिखाई ना, वो सबके बस की बात नहीं थी। कुछ करना था उनके बस का और उन्होंने किया भी। स्टार्ट भी सही हुआ था, बस थोड़ा सा सपोर्ट अगर तेरी मदर ने किया होता ना एज ए लाइफ पार्टनर, तो आज तुम लोगों की फैमिली की लाइफ कुछ और होती, और उनकी खुद की भी। रोहन तू ही बता दे, अब जब सर चले गए तेरी मदर को नहीं आना चाहिए था तेरे साथ? उनको ना लोगों को फेस नहीं करना था, इसलिए नहीं आई। अगर आती तो 2-4 दिन का झूठ मूठ का रोना पड़ता। और तो चाचा जी को हर साल राखी आती थी, हमारे बाबूजी को तो राखी भेजना ही बंद कर दिया तेरी मदर ने। दिस प्लीज थोड़ा सा। नहीं भाभी, बोलने दीजिए इन्हें। अब तो हमारा आमना सामना होगा नहीं। हाँ, इसकी मदर तो पहले ही खत्म करके जा चुकी सब कुछ हमारे यहाँ से। नहीं, एक बात बताइए, जब मम्मी ने पा को छोड़ा तो आप दोनों ने माँ का साथ न देकर पा का साथ क्यों दिया? हमारे बाबूजी ने तो सिर्फ सही का साथ दिया। और तुझे पता है हमारी फैमिली आज भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक वो जो तेरी मदर को सपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ रिलेशन ओनली, और दूसरे वो जिन्हें तो पता था कि तेरे फादर सही थे और उन्हें तो तू दिखता था कि तेरा फ्यूचर क्या हो। और आप तो इसलिए सपोर्ट करते हो ना क्योंकि उन्होंने आपकी जॉब लगवाई है, यही रीजन है। अगर ऐसे तेरे फादर के एहसान गिनवाने लगो ना पूरी फैमिली पर तो कभी खत्म नहीं होंगे। अच्छा, रोहन, जितना मैं जानती हूँ तुम्हारी मॉम को, उन्हें तो शादी से पहले ही पता था तुम्हारे फादर के एम्बिशंस का, और वो जानती थी कि वो उन्हें अचीव करने के लिए कितने डेडिकेटेड थे। तुम्हें शायद नहीं होगी इसकी इतनी वैल्यू, पर सिर्फ पैसे से किसी की अहमियत होना ये भी तो सही नहीं है ना। तुम्हारे फादर ने कुछ शुरू किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुए इन मॉनेटरी टर्म्स, पर स्टिल वो घर तो चला ही रहे थे। तुम तो बहुत छोटे थे, तुम्हें तो शायद वही पता है जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया, जो उनके हिस्से का सच था। उन्होंने तुम्हें कभी बताया कि तुम्हारे फादर कितनी बार लखनऊ गए तुमसे मिलने के लिए? नहीं। जितनी बार भी गए ना, तुमसे मिले बिना ही वापस आए। और तुझे पता है रोहन, सर ने तेरी कस्टडी का केस विड्रॉ किया था? या तुझे ये पता है कि जिस रात तो चले गया था उस रात क्या हुआ था? या तुझे ये पता है
बुआ दिल्ली छोड़कर लखनऊ क्यों शिफ्ट हो गई? ताकि तेरी मॉम तुझे उनसे दूर रख सके। रिकंसाइल कर सकती थी ना बुआ, क्यों नहीं किया? रोहन, बात तेरी मॉम या अंकल की साइड लेने की नहीं है। जो भी दोनों के बीच हुआ, भुगता तो तीनों ने ही ना। और तीसरा तू, जिसका तो कोई दोष ही नहीं था। लोग ना औरों को जज करने में मिनट नहीं लगाते, एज फेलियर का टैग लगा देते हैं। पर तेरे फादर ने मुझे जो सिखाया एज अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज समथिंग प्राइसलेस। हमारी भी लव मैरिज हुई थी, दोनों का रिलीजन अलग। उस टाइम पर जो हमारे साथ आकर खड़े हुए थे वो सिर्फ तेरे फादर थे। मेरे घर आकर मेरे फादर से बात करना हो या विप्स के फादर से बात करना हो, ये दोनों ही कंजर्वेटिव फैमिलीज के लिए एक्सेप्ट करना इजी नहीं था। तुझे एक बात और बताता हूँ। जब हमारी शादी हुई तो उससे ठीक पहले तक हमारे घर में यही था कि सबीना शादी के बाद अपना रिलीजन चेंज करेगी। सबीना खुद भी तैयार थी इसके लिए, मगर सिर्फ एक बंदा मेरे साथ इस बात पर अड़ा रहा कि कोई अपना रिलीजन चेंज क्यों करे, तो वो तेरे फादर थे। उनका क्लियर सा फंडा था कि जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो, किसी को क्यों चेंज करना। इनिशियली लुक से कोई अच्छा लगता है, फिर बात स्टार्ट होती है तो बंदा ये देखता है कि वो एक दूसरे को कितना समझते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो सिर्फ रिलीजन की वजह से उसे कस्टमाइज करवाना, ये कहाँ का लॉजिक हुआ? और इसी इंस्टेंस के बाद तेरे फादर की मेरे मैके में और भी ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गई थी। वो अकेले ऐसे बंदे थे जो जब भी हमारे घर पे आते थे ना, नॉनवेज बिल्कुल नहीं बनता था, और वो कहते भी नहीं थे कि क्यों नहीं ला रहे हो। बट माई फादर वॉज लाइक, अगर शर्मा जी आ रहे हैं तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं आएगा, और इवन एगलेस बेकरी ही आएगी। तो रोहन, उन्होंने बहुत कुछ कमाया भी था। उन्होंने रिश्ते कमाए थे, लोग कमाए थे, और ये छोटी बात लगती होगी कई लोगों को, बट ये ऐसे ही नहीं होता। रोहन, तुझे पता है लास्ट ईयर सर को पहला हार्ट अटैक आया था। वे सही कह रहे हैं, और हमें लगा था कि तेरी मदद तुझे लेकर जरूर आएंगी यहाँ पर। मॉम को पता था? भाई, मैंने खुद ने कॉल किया था उन्हें, उन्होंने सीधे कहा तो फिर मैंने उन्हें यह भी कहा कि एटलीस्ट तुझे तो भेज देती। देखो, वही सच हुआ जो हमें लगा था। तुझे पता ही नहीं कि सर को ये दूसरा हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो चले ही गए। तुझे एक बात और बताऊंगी तेरे फादर की। तेरे यहाँ से जाने के बाद तेरे बर्थडे पर कितने ही साल तक तेरे फेवरेट सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम पहनकर वो ऑर्फनेज में स्वीट्स, बुक्स वगैरह डोनेट करने जाते थे। अरे केक तो इस साल तक भी कटवाया उन्होंने। हाँ, नहीं आज नहीं आऊंगा, कुछ जरूरी काम है। ना सब ठीक है, चल बाद में बात करता हूँ। ओके। कौन था? पूरी था। क्या कह रहा? क्रिकेट के लिए बुला रहा था। आप अभी भी क्रिकेट खेलते हो? इसका जवाब भी तेरे फादर ने दिया था। मतलब ये कि मेरी क्रिकेट टीम बनाने की शुरुआत भी तेरे फादर के साथ ही हुई थी। जब छोटा था तो क्रिकेट खेलता था, फिर स्कूल और कॉलेज की टीम में भी रहा, फिर सब बंद हो गया जॉब के चक्कर में। पर अंदर से तो ये रहा ना कि क्रिकेट खेलूं। तो सर ने ऑफिस में टूर्नामेंट शुरू करवाया, सारे डिपार्टमेंट्स की टीम बनी। मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं अपने उसी फेमस स्टाइल में कि यार जब मैं छोटा था ना तो तेरी बुआ को देखा था सेम ट्यूशन में दूसरे बैच में, तो मैंने झट से बैच चेंज करवा लिया। अब स्कूल चेंज नहीं करवा सकता था क्योंकि गर्ल्स स्कूल में थी, तो मैंने बड़े होने का इंतजार किया और ये सोचा
कि अब सेम कॉलेज और सेम कोर्स में ही एडमिशन लूंगा। इंजीनियरिंग करनी थी बट कॉमर्स ली, सिर्फ तेरी बुआ के लिए। देन रियलिटी हिट्स और मैं पैसा कमाने के लिए सीरियस हो गया। काफी कुछ बदला, बट जो फीलिंग्स तेरी बुआ के लिए थी वो हमेशा रही। फिर एक दिन ट्यूशन के बाहर प्रपोज मार दिया। तो यार जब मैं अपनी फीलिंग्स को इतने साल कंसिस्टेंट रख सकता हूँ, तो तू यार अपने क्रिकेटर बनने का ड्रीम छोड़ देगा सिर्फ इसलिए कि एज नहीं है? नहीं यार, ऐसे नहीं छोड़ना पहला प्यार। और पता है, विवेक का विब्स भी तो उन्होंने ही करा था। अच्छा, तू हंसता भी है। देखो रोहन, तुझे यहाँ बुलाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि जो नाराजगी तेरी उनके होते रही, अब उनके जाने के बाद तू अपने अंदर मत रख। थोड़ा अजीब लगेगा कहना, पर फॉरगिव हिम। योर फादर वाज आल्सो अ ह्यूमन। और कोई सिंपैथी नहीं चाहिए तेरे फादर के लिए। जस्ट याद रखियो कि तेरे चले जाने के बाद कितनी बार तो वो घर भी नहीं आते थे। पता है, डेली रात को घर वापस आकर खाली घर के बाहर बैल बजाते थे। शायद सोचते थे किसी दिन चमत्कार होगा और गेट अंदर से खुलेगा। कई बार तो मैंने खुद ने देखा है। फिर बोलते थे, अरे यार चाबी तो मेरे पास ही है। और पता नहीं फिर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। कोई किस्सा सुनाते थे, कभी अपना या फिर कभी अपने किसी दोस्त का। और एक उनके बेस्ट फ्रेंड थे। अनुपम अंकल। तुझे याद है? वेगली याद है। भैया एक बात पूछूं? हाँ बोल ना। पापा के कई दोस्त रिश्तेदार मिले, डैड के साइड के भी, बस एक अनुपम अंकल ही नहीं आए। मतलब हैं वो तो मुझे नहीं पता चला कि अनुपम अंकल कौन थे। आपको उनके किस्से याद हैं? जब भी मैं कहीं फंसता था ना, तो सर अनुपम का नाम लेकर एक किस्सा शेयर करते थे। तो मैं सोचता था, यार इस बंदे ने क्या क्या नहीं किया। पढ़ाई में सबसे आगे, स्पोर्ट्स, स्मोकिंग, दारूबाजी, लड़ाई झगड़े। लेकिन आप और पापा सेम कंपनी में थे ना, फिर भी नहीं मिले अंकल से। यार एक बार पूछा था मैंने उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद वो अभी कहीं गुड़गांव में कोई अपना काम कर रहे हैं। और दूसरे, उनकी किसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी मुझे उनका कोई एड्रेस नहीं मिला। नहीं तो मैं कम से कम उन्हें तो खबर करता कि सर अब नहीं रहे। मैं बताती हूँ। अनुपम अंकल के बारे में? अंकल को जब इस बार अटैक आया, तो दूसरे दिन मैं घर गई थी उनके कपड़े लाने के लिए। और जो कपड़े उन्होंने मुझसे मंगवाए थे, तो जब मैं वो कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली, तो वहाँ उन कपड़ों के ऊपर ये डायरी मिली। अंकल को शायद पता था कि वो इस बार ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि उसी दिन शाम को वो चले गए। और ये डायरी जिस तरह से कपड़ों के ऊपर रखी थी, इट वॉज लाइक ही वॉन्टेड समवन टू रीड इट। शायद उन्हें पता था रोहन कि तुम उनके जाने के बाद यहाँ जरूर आओगे उनके लास्ट राइट्स के लिए। कैसा है रो? तुझे स्कूल में यही बुलाया करते थे ना? तुझे अगर ये डायरी मिली है तो आई एम श्योर कि मैंने तुझे नहीं दी है। शायद यूनिवर्स ने इसे तेरे तक पहुंचा दिया है किसी के थ्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक गॉड एंड द यूनिवर्स फॉर दिस ऑन माई बिहाफ। ब्रो, मैं कुछ बातें आज शेयर कर रहा हूँ तेरे साथ, जो शायद हम साथ रहते तो मैं तुझे बताता। कुछ चीज़ें जो मैं तेरे साथ रहकर तुझे सिखाता, कहीं तेरा बाप बनकर, कहीं बड़ा भाई बनकर, कहीं एक मेंटोर बनकर, कहीं एक अर्जुन का सारथी बनकर।
मैं तुझसे वो सारी बातें शेयर करता जो शायद मेरे फादर मेरे से नहीं कर पाए और मैं भी तेरे से नहीं कह पाया। यार, मैं तुझे किसी गिल्ट में कभी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मुझे कुछ चीजें नहीं मिली तो तू भी उसका हकदार नहीं हो। क्योंकि मुझे तेरा एक फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर तेरी माँ के साथ दिखा, तो मैंने तुझे उसके पास जाने दिया। मैंने हमेशा चाहा और आगे भी चाहूंगा तू जो चाहे वो तुझे मिले और पूरे हक से मिले। तू हेल्थ वाइज एक स्ट्रॉन्ग ग्रोन अप बंदा बनना, बी फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, एक बढ़िया कैरियर बनाना, किसी के लिए पैसा कमाना सक्सेस है तो किसी के लिए एक होलसम लाइफ जीना। तो तू सक्सेस की अपनी परिभाषा लिखना, एक अच्छी लड़की से शादी करना और अपना घर बसाना। तू जिस लड़की का हाथ थामना चाहे वो भी तेरा हाथ पकड़ने के लिए तेरी जितनी ही एक्साइटेड हो और हमेशा उसका साथ देना। जहाँ वो गलत हो उसको समझा लेना और जो गलतियां मैंने करी वो मत करना। लोगों को किसी की अच्छाइयों से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने पैमाने खुद बनाना। Have your own principles and values and always stand by them. और हाँ, 2 कन्फेशंस है यार। पहला कि मैं तुझे काफी बार अनुपम के बारे में बताता था कि मेरा एक दोस्त रहा बचपन से, फिर कॉलेज और फिर आगे भी जो मेरा दोस्त रहा। बट यार, सच ये है कि मेरे साथ स्कूल या कॉलेज में कोई अनुपम था ही नहीं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था जो ना स्पोर्ट्स में अच्छा था, ना पढ़ाई में, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, ना शरारतों में, ना किसी लड़ाई झगड़े में। कुछ लोगों के लिए तो मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इसलिए जब तू हुआ तो मैंने सोचा था तुझे मैं वैसा बनाऊंगा जो खुद अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करेगा, जो एक रोल मॉडल होगा। यार, अनुपम ना मेरा काश था, मेरा वो काश जो पढ़ाई में टॉपर था, स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, जो कॉलेज में थिएटर ग्रुप का हीरो था, जो बोल्ड था, जो बिना किसी डर या झिझक के जीता था। अनुपम ना वो था जो सारी शरारतें जो बचपन में मैं करना चाहता था उसने की। जवानी में वो सारी गलतियां, वो सारी खुराफातें जो मेरे अंदर ही रह गई और मेरे साथ ही चली भी गई। मैंने हमेशा चाहा तो वो अनुपम बनता जो मैं नहीं बन पाया। जैसे कहते हैं ना, जिन्होंने अपने माँ बाप का स्ट्रगल देखा हो वो बच्चे कभी बिगड़ नहीं पाते। तो यार, काफी कम एज से मैंने बेसिक्स के लिए अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल देखा और मैं नहीं चाहता था कि तू वो स्ट्रगल झेले और उस स्ट्रगल को लेगेसी की तरह ले, बल्कि चाहता तो मैं ये था कि तेरे को एक लॉन्च पैड दूं जहां से तू एक नई लेगेसी क्रिएट करे। और यार, दूसरा कन्फेशन ये है कि आई फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया। मुझे पता है तू पोएट्री भी लिखता है एंड यू आर गुड एट इट। तो एक पहला और आखिरी अटेम्प्ट मेरी तरफ से भी। जिंदगी में कभी काश न कहना, फिर भले ही कुछ गलत करके देख लेना, और जब गलती का पता चले तो उसे सुधार लेना। किसी से माफी मांगनी पड़े तो मांग लेना और किसी को माफ करना पड़े तो बड़ा दिल रखना, लेकिन जिंदगी में कभी काश ना कहना। जिंदगी नित नए तजुर्बों से बनती है, जिसमें तुम कभी जीतोगे तो कभी हारोगे। जीत हुई तो शुक्र करना और उसे अपने सर न चढ़ने देना, और अगर हार हुई तो क्या नया सीखा वो समझना और दिल छोटा ना करना। कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ रह नहीं पाया,
तुम इस बात का कभी मलाल ना रखना। तुम्हें अपना बड़ा बनने का मौका मिला है, ऐसा याद रखना। जो बनना चाहो वो बनना, जहां जाना चाहो वहां जाना, जिसका भी हाथ थामना चाहो उसे प्यार और विश्वास से बोल देना। अगर वो भी मान जाए तो उसका विश्वास कायम रखना। बस जिंदगी में कभी मेरी तरह काश न कहना। बस इतना ही था इसमें। रोने दो इसे, निकल जाने दो, इसकी मदद करवाओ। Ha ha ha.